हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी को हैप्पी वुमेंस डे। थोड़ा सा कुछ रीजंस की वजह से जो हमारी सीरीज चल रही थी उसमें थोड़ा सा गैप हो गया था, तो उसके लिए आई एम सॉरी। आज से ये सीरीज़ कंटिन्यू रहेगी। तो हमने 120 क्वेश्चन तक सॉल्व कर लिए थे। उसके आगे के क्वेश्चंस को आज हम सॉल्व करेंगे, 20 क्वेश्चंस उसके आगे के। तो ये पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन है, प्रवर का क्या तात्पर्य है? प्रवर क्या होता है ये पूछा जा रहा है क्वेश्चन में। ऑप्शन है समान गोत्र, समान पूर्वज या एक समान ऋषियों के नामों का उच्चारण करने वाले, जनजातियों में श्रेष्ठ, या फिर वर्ग के चयन की प्रक्रिया। तो प्रवर किसको कहेंगे? प्रवर अगर जो हमारे जो बैच चल रहा था उसके जो बच्चे हैं उसको बहुत अच्छे से उन लोगों को पता होगा। प्रवर क्या होता है, मैंने समझाया था कि समान पूर्वज से जब कोई लोग मतलब मानते हैं कि जो हमारा जो हम उत्पन्न हुए हैं वो समान पूर्वज से उत्पन्न हुए हैं, इसीलिए जब वो आह्वान करते हैं तो समान ऋषियों के नामों का आह्वान करते हैं यज्ञ के समय। तो इसको कहते हैं कि वो समान प्रवर के लोग हैं। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो बी। अगला क्वेश्चन है, सफेद पोश अपराध की अवधारणा का प्रतिपादन सदरलैंड ने किस वर्ष में किया था? सफेद पोश मतलब श्वेतवसन अपराध की अवधारणा सदरलैंड ने किस ईयर में दी है? ऑप्शन है 1938, 1940, 1936, 1939। तो इसका राइट आंसर क्या है? आई होप आपको इसका राइट आंसर पता होगा। 1939। अगर ये ऑप्शन में नहीं होता, सपोज कि ऑप्शन में नहीं होता, तो आप कौन सा लगाते? ये वाला लगाते। लेकिन अभी यहाँ पे ऑप्शन में है तो आपको यही टिक करना है, ये राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से गलत कथन का चुनाव करिए। इसमें से कौन सा ऑप्शन है जो कि सही नहीं बैठ रहा है? इस वाले क्वेश्चन के एस्पेक्ट में अगर हम देखें तो कौन सा सही नहीं है? पहला कह रहा है कि प्रकार्यवाद एकता की एक ऐसी दशा है जिसमें समाज व्यवस्था के सभी अंग अलग अलग कार्य करते हैं। दूसरा बोल रहा है कि एक आंशिक क्रिया द्वारा संपूर्ण क्रिया को दिया जाने वाला योगदान जिसका कि वो एक भाग है। थर्ड ऑप्शन कह रहा है कि प्रत्येक समाज व्यवस्था में एक प्रकार की एकता होती है जिसे प्रकार्यात्मक एकता कहा जाता है। और फोर्थ ऑप्शन में है कि प्रकार्य किसी भी इकाई का वो योगदान है जो संपूर्णता को बनाए रखने में उसके द्वारा दिया जाता है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन है जो कि गलत है, आपको ये चूज करना है। तो देखिए, बाकी के जो तीन ऑप्शन हैं, ये वाला कि वो आंशिक क्रिया के द्वारा संपूर्ण को दिया जाने वाला योगदान है, सही बात है। प्रत्येक समाज व्यवस्था में एक प्रकार की एकता होती है, इसको हम प्रकार्यात्मक एकता कहते हैं, ये भी सही है। और एक योगदान जो कि संपूर्णता को बनाए रखता है, ये भी सही है। लेकिन जो पहला वाला ऑप्शन है इसको ध्यान से पढ़िए। प्रकार्यवाद एकता की एक ऐसी दशा है जिसमें समाज व्यवस्था के सभी अंग अलग अलग कार्य करते हैं। अगर सभी अलग अलग कार्य करेंगे तो संपूर्णता एक कैसे रहेगी? एकदम बिखर नहीं जाएगी। तो अलग अलग कार्य मतलब एकदम अलग अलग होकर के कार्य नहीं करते हैं, अपने अपने कार्य करते हैं। यहाँ पर अगर होता कि अपने अपने कार्य करते हैं और जिससे कि समग्र को योगदान पहुंचता है तो ये कथन भी सही होता। लेकिन यहाँ पर आ रहा है कि अलग अलग कार्य करते हैं, मतलब सब एकदम बिखरे बिखरे, वो इधर जा रहे वो उधर जा रहे, तो एकता कहाँ बनी रह गई? तो ये वाला गलत हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा दुर्बल वर्ग नहीं है? दुर्बल वर्ग नहीं है, ठीक है, ये पूछ रहा है। ऑप्शन है औद्योगिक श्रमिक, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, लघु सीमांत कृषक। इसमें से कौन सा दुर्बल वर्ग नहीं है? तो देखिए, दुर्बल वर्ग का मतलब होता है जो कि सामाजिक शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हुए माने जाते हैं और जिनके संरक्षण की व्यवस्था की जाती है। तो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, लघु सीमांत कृषक, ये सभी सामाजिक शैक्षणिक आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए समाज में माने जाते हैं। लेकिन औद्योगिक श्रमिक को इस श्रेणी में नहीं रखा जाता। हालांकि उनकी आर्थिक स्थिति है कमजोर, लेकिन यहाँ पर उनका सामाजिक पर्सपेक्ट से उनको नहीं माना जाएगा, तो ये वाला नहीं होगा।
अगला क्वेश्चन है, जाति एक बंद वर्ग है, ये किसका कथन है? आपको बताना है कि ये किसने कहा है जाति एक बंद वर्ग है। बहुत ही फेमस कोटेशन है, आप सभी को इसका राइट आंसर पता होगा। ऑप्शन है एस.सी. दुबे, जी.एस. घुरिये, टायलर या फिर इनमें से कोई नहीं। तो क्या इनमें से कोई ऑप्शन राइट है? नहीं, ये वाला जो है इनमें से कोई नहीं, ये वाला सही है, क्योंकि जाति एक बंद वर्ग है, ये किसने कहा था? ये कहा था मजूमदार और मदान ने। मजूमदार मदान का मानना था कि जाति एक बंद वर्ग है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है वो है, हिंदू धर्म से पृथक करके जाति को सही रूप में नहीं समझा जा सकता, क्योंकि ये हिंदूवाद है जो इसकी अभिमतियां प्रदान करता है और पूरी व्यवस्था को उसका नैतिक धर्म देता है। ये किसने कहा था कि हिंदू धर्म से अगर हम जाति को अलग कर दें तो उसका जो नैतिक अर्थ है वो खत्म हो जाएगा और उसको उतना ज़्यादा मान्यता नहीं मिलेगी। ये किसने बोला है? ऑप्शन है रोनाल्डो, सीगल, मजूमदार, बॉटोमोर, मैक्स वेबर। और इसका जो राइट आंसर है वो है मजूमदार। मजूमदार मानते थे कि हिंदुत्व ही है, हिंदू धर्म ही है जो कि जाति व्यवस्था को एक नैतिक धर्म के जैसे मानता है, उसको एक संपूर्ण व्यवस्था के रूप में मानता है। अगला क्वेश्चन है, सामाजिक पुनर्गठन की योजना निम्नलिखित में से किस समाजशास्त्री ने प्रस्तुत की थी? सामाजिक पुनर्गठन की योजना किस समाजशास्त्री ने प्रस्तुत की थी? ऑप्शन है इमाइल दुर्खीम, ओवर्ट्स कॉन्टेक्ट, अगस्त कॉम्टे या फिर कार्ल मार्क्स। और इसका जो राइट आंसर है, आप सभी को इसका राइट आंसर पता होगा। सामाजिक पुनर्गठन की योजना अगस्त कॉम्टे ने प्रस्तुत की थी। अगस्त कॉम्टे के गुरु कौन थे? कमेंट में बताइए किसके साथ में मिलकर के इन्होंने सामाजिक पुनर्गठन की योजना प्रस्तुत की थी। इनके गुरु का नाम, अगस्त कॉम्टे के गुरु का नाम क्या था, ये आपको कमेंट में बताना है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विद्वान ने 250 समाजों का अध्ययन करके विभाग के उद्देश्यों को स्पष्ट किया था? यहाँ पर विवाह होना चाहिए, विभाग लिख गया है, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक, यहाँ पर विवाह होना चाहिए। किसने 250 समाजों का अध्ययन करके विवाह के उद्देश्यों को स्पष्ट किया था? किसने किया था 250 समाजों का अध्ययन और फिर विवाह के उद्देश्य को? ऑप्शन है वेस्टरमार्क, मर्डॉक, बर्जोस या फिर लोवी। और इसका जो राइट आंसर है वो है जी.पी. मर्डॉक। ठीक है, इन्होंने किया था। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में उसके संशोधन की प्रक्रिया दी गई है? भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान संशोधन की प्रक्रिया दी गई है? कौन से अनुच्छेद में संविधान संशोधन की बात होती है? ऑप्शन है 348, 368, 358, 378। और इसका जो राइट आंसर है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368, 368, इसमें संविधान संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन है। ये राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिकार को B.R. अम्बेडकर द्वारा संविधान का दिल और आत्मा कहा गया था? किस अधिकार को, कौन सा मौलिक अधिकार है जिसको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि यह संविधान की आत्मा है? ऑप्शन है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार या फिर समानता का अधिकार। और इसका जो राइट आंसर है वो है, कौन सा इसका राइट आंसर है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि ये संविधान की आत्मा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस दिन मनाया जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन है 28 जनवरी, 28 फरवरी, 28 मार्च या फिर 28 जुलाई। ये अभी हाल ही में मनाया गया है और इसका राइट आंसर आपको पता होगा, बी ऑप्शन इसका राइट है। 28 फरवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, तो अभी हाल ही में ये सेलिब्रेट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय जनसंख्या एवं मानव समुदाय के महत्वपूर्ण आंकड़ों के अध्ययन से संबंधित है? कौन सा टॉपिक, कौन सा
एरिया या कौन सा साइंस है जो कि जनसंख्या और मानव समुदाय से संबंधित आंकड़ों का अध्ययन करता है? पारिस्थितिकी विज्ञान, आनुवांशिकी, जननांकिकी या फिर वायरस विज्ञान। तो जनसंख्या और मानव समुदाय के जो आंकड़े हैं उनसे संबंधित जो अध्ययन है वो करता है कौन सा? उसको फिर हम कहेंगे सॉरी उसको हम कहेंगे जननांकिकी, थर्ड वाला जो सी ऑप्शन है जननांकिकी, ये राइट हो जाएगा क्योंकि जननांकिकी डेमोग्राफी में ही जनसंख्या और मानव समुदाय के जो महत्वपूर्ण आंकड़े हैं उनका अध्ययन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इन प्रिमिटिव सोसाइटी किसकी पुस्तक है? ऑप्शन है जॉर्ज रेड्डी, मिशेल फुको, मेलिनोवस्की या फिर एंथनी गिडिंग्स। और इसका जो राइट आंसर है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इन प्रिमिटिव सोसाइटी, ये जो पुस्तक है इसका राइट आंसर है मेलिनोवस्की। स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इन प्रिमिटिव सोसाइटी मेलिनोवस्की की पुस्तक है। काफ़ी फेमस बुक है, कई बार पूछी गई है, आप लोगों को इसका पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस संरचनात्मक प्रकार्यात्मक सिद्धांत में साम्य की अवधारणा को स्पष्ट रूप से स्वीकार किया गया है? कौन सा वो सिद्धांत है? ऑप्शन है नव प्रकार्यवाद, प्रकार्यवाद, नव संरचनावाद या फिर संरचनावाद। और इसका जो राइट आंसर है वो है नव प्रकार्यवाद। ठीक है, इसमें साम्य की अवधारणा को स्पष्ट रूप से स्वीकार किया गया है। अगला क्वेश्चन है सहभागी अवलोकन को अपने अनुसंधान में किसने प्रयोग किया? किसने सहभागी अवलोकन किया था अपने अध्ययन में? ऑप्शन है मेलिनोवस्की, लुनबर्ग, गुडे एंड हॉट या फिर पार्सन्स। तो सहभागी अवलोकन यानी कि कहीं जा करके वहाँ पर रह करके फिर वहाँ पर देखना कि चीज़ें कैसे हो रही हैं, तो सहभागी अवलोकन को यूज़ किया था मेलिनोवस्की ने। इसका राइट आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है सहसंबंध गुणांक सदैव किसके मध्य होता है? इनके मध्य होता है और किसके मध्य होता है? -1 और +1, +1 और 9, -1 और +1, -1 एंड 0। इसमें से 2 ऑप्शन एक बार हो गए हैं। अच्छा, यहाँ पर डबल -1 है और यहाँ पर आप सिंगल यहाँ पे होना चाहिए, तो थोड़ा सा टाइपिंग यहाँ पर है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा -1 और +1 के बीच में। मतलब एक होगा आपका ऋणात्मक चर, ठीक है, एक होगा ऋणात्मक और एक जो होगा आपका वो होगा धनात्मक। एक तरफ माइनस एक तरफ प्लस, इसका अध्ययन होता है सहसंबंध गुणांक में। अगला जो क्वेश्चन है वो है वैश्विक व्यवस्था का आधुनिक सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है? वैश्विक व्यवस्था का आधुनिक सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है? ऑप्शन है रिटायर, वॉलस्टीन, गिडिंग्स, रॉबर्टसन। कई बार हिंदी टाइपिंग इतनी वर्स्ट हो जाती है कि खुद भी नहीं समझ आता कि क्या लिख गया है, तो ये आई थिंक मेरी टीम की थोड़ी सी फॉल्ट है, ये नाम में कुछ मिस्टेक आ गई है। बट इसका जो राइट आंसर है वैश्विक व्यवस्था का आधुनिक सिद्धांत, ये जो सिद्धांत है ये प्रतिपादित किया था वॉलस्टीन ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन है जियोवानी विको ने विश्लेषित किया कि ऐतिहासिक परिवर्तन संघर्षात्मक था, चक्रीय था, उद्विकासात्मक था या फिर संरचनात्मक था। तो विको का जो ऐतिहासिक परिवर्तन का जो सिद्धांत था वो किस प्रवृत्ति का था, किस तरीके का था? तो जो विको ने सिद्धांत दिया था वो था चक्रीय सिद्धांत। ठीक है, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वैश्विक ग्राम का विचार किसने दिया था? ऑप्शन है एंथोनी गिडिंग्स, इमैनुअल वॉलस्ट्राइक या फिर मार्शल मैक्लूहान या फिर ई एनुडॉट। और इसका राइट आंसर आपको पता है? अगर नहीं पता है तो अभी मैं बता देती हूँ। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मार्शल मैक्लूहान, इन्होंने वैश्विक ग्राम का विचार दिया था। अब एक क्वेश्चन आपके लिए है, अगर आपको पता होगा तो बताइएगा। अगर आपने एक जो मैं ग्रीन वाली बुक बताती हूँ वो आपने अगर पढ़ी होगी तो आपको पता होगा। वैश्विक ग्राम तो मैक्लूहान ने दिया था, लेकिन वैश्विक शहर, ग्लोबल सिटी, इसका कॉन्सेप्ट किसने दिया था? ये आपको कमेंट में बताना है। ग्लोबल सिटी
ग्लोबल विलेज तो मैक्लुहान हो गए, तो ग्लोबल सिटी का कॉन्सेप्ट किसने दिया था? आपको इसका राइट आंसर बताना है। अगला क्वेश्चन है, नगरीयवाद या फिर नगरवाद एक जीवन विधि है जबकि नगरीकरण एक प्रक्रिया है। ये जो विभेद है ये किसके द्वारा किया गया? ऑप्शन है सिमेल, रॉबर्ट इजरा पार्क, मैक्स वेबर या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ये बहुत ही फेमस कोटेशन है, आपको पता होगा ये किसने कहा था? नगरवाद को एक जीवन विधि किसने माना था? लुइस विर्थ ने माना था। ठीक है, लुइस विर्थ ने माना था कि जो नगरवाद है वो एक जीवन विधि है। तो इसमें से कोई ऑप्शन राइट नहीं आ रहा है, तो उपरोक्त में से कोई नहीं, यानी डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, क्योंकि ये लुइस विर्थ का कथन है। तो ये भी ध्यान रखिएगा, कई बारी किसी ऐसे राइटर का कथन दे देते हैं और वो ऑप्शन में नहीं होता है, तो आपको फिर वो चीज़ें भी चूज़ करनी ऐसे आना चाहिए। तो ये थे आज के क्वेश्चन। आई होप आपको क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे। ऐसे ही पढ़ते रहिए, अपने गोल की तरफ आगे बढ़ते रहिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।